वॉइस को जरा ठीक कर लें हम। तो अक्टूबर नवंबर 2012 का हमारा पेपर है एमसीक्यूज का, अक्टूबर नवंबर 2012। उसका पहला एमसीक्यूज है, अ ट्रेडर प्रिपेयर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ईच ईयर, व्हाट डू दीज असिस्ट द ट्रेडर टू डू। यानी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक ट्रेडर बनाता है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रेडर को क्या बेनिफिट देती हैं, क्या मदद पहुंचाती हैं। कैलकुलेट द अमाउंट ओइंग टू क्रेडिट सप्लायर्स, कैलकुलेट द कैश ड्रॉइंग्स, चेक द बैंक स्टेटमेंट बैलेंस, मेक डिसीजंस अबाउट द फ्यूचर। तो ये जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाकर क्रेडिट सप्लायर्स फाइंड करते हैं, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैश ड्रॉइंग्स माइनस करते हैं, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ बैंक स्टेटमेंट बैलेंस चेक करते हैं, लेकिन जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट असिस्ट करती हैं, दैट असिस्ट अ ट्रेडर टू मेक डिसीजंस अबाउट द फ्यूचर। तो पहले नंबर 1 का आंसर जो है वो डी है, मेक डिसीजंस अबाउट द फ्यूचर। आप अपना आंसर मुझे बता सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप सिर्फ सुने, आप आंसर आपको आता है तो आप मुझे बता सकते हैं, आप चैट में बता सकते हैं, आप बाय वर्ड्स भी बता सकते हैं, बाय वर्ड ऑफ माउथ भी बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। व्हाट इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ ए बुक कीपिंग एंट्री। कौन सी बुक कीपिंग एंट्री की एग्जांपल नहीं है। बुक कीपिंग याद रखिएगा क्या होती है, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन टिल द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस इज बुक कीपिंग, and after the preparation of trial balance we use to start accounting. An entry made in the bank column of the cash book for a check received, cost of goods purchased on credit entered in the supplier account, expenses paid during the year entered in the income statement, goods returned by customer entered in the sales return journal. तो कौन सी एग्जांपल जो है वो बुक कीपिंग की नहीं है जी। जी बताएं। सर ए। I was quite, this was basically this is a wrong answer, लेकिन कभी गलती हो जाती है बंदे से। सी इज द राइट आंसर। यस करें, वेरी गुड। कोई बात नहीं हसन, आपसे भी गलती हो सकती है, दो के आप बड़े लाइक हो, लेकिन गलती तो हो ही सकती है। तो सी इज द राइट आंसर, क्योंकि एग्जांपल ऑफ बुक कीपिंग एंट्री मैंने बताया है कि बुक कीपिंग का मतलब है एंट्रीज, टी अकाउंट्स, ट्रायल बैलेंस, दिस इज द एंड ऑफ बुक कीपिंग। आफ्टर बुक कीपिंग यानी आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, देन accounting starts, and accounting starts with the preparation of income statement. So expenses paid during the year entered in the income statement, that comes in the field of accounting rather than bookkeeping. So what is not an example of bookkeeping entry, that is C, expenses paid during the year entered in the income statement. A भी bookkeeping की है, B भी bookkeeping की है, और D भी है, क्योंकि उसमें आपने एंट्रीज और टी अकाउंट्स ही बना रहे हैं। The following balances appeared in the Hussein's books. What was the total of the liabilities? टोटल ऑफ द लाइबिलिटीज मैं आपके सामने करने लगा हूँ। 6000, सॉरी लाइबिलिटीज की बात कर रहा था मैं। ट्रेड पेबल्स है बेटा पहले 4500 के, फिर अदर पेबल्स हैं 300, फिर लोन टू इमरान वो नहीं आएगा। लोन टू इमरान आपका एसेट है, आपने लोन दिया है इमरान को, लिया नहीं है। लोन फ्रॉम इमरान नहीं है, लोन टू इमरान है। लोन फ्रॉम इमरान इज ए लाइबिलिटी, बट लोन टू इमरान इज एन एसेट। सो हमारा आंसर क्या है, व्हाट वाज द टोटल ऑफ द लाइबिलिटीज, दैट इज 6200। B is the answer. B आपका आंसर होगा, that is 6200 is going to be the answer. तो 6200 जो है वो आंसर है आपका। आगे चलते हैं जी। What does the owner's equity consist of? Owner's equity जो है वो किस चीज पर मुश्तमिल होती है? What comprise of owner's equity? The amount of money in the business bank account? No. The amount owed by the business to the owner. Total of the assets owned by the business. Total of the current assets less current liabilities. तो मैं कुछ आपको पहले बताना चाहूंगा कि टोटल ऑफ द एसेट्स टू करंट लाइबिलिटीज जो कि है आपका, वो हमारा क्या होगा उसको पहले डिस्कस करते हैं। तो टोटल ऑफ एसेट्स टू करंट एसेट्स लेस करंट लाइबिलिटीज, दैट इज वर्किंग कैपिटल। अमाउंट ऑफ मनी इन द बिजनेस बैंक अकाउंट, दैट इज बैंक व्हिच इज एन एसेट। अमाउंट ओड बाय द बिजनेस टू द ओनर, दैट इज कैपिटल। मुश्तबा आप क्लास में हो? मुश्तबा आर यू इन द क्लास? सारिया, हसन, गनी, और ये एबीसी वाला बच्चा कौन है जरा बताएंगे? कैन यू स्पीक अप? बेटा आप बताएंगे एबीसी ओसी 211340 कौन बच्चा है?
सर जी ये मैं हूँ, यार आप मुस्तफा। तो किधर सो रहे हो आप? मैं आपको आवाज दे रहा हूँ, आप सो रहे हो क्लास? आप तो गायब हो। इधर कंसंट्रेट करें, क्लास में बैठे। सर जी मुझे क्या पता था मेरा नाम ABC वगैरह, अब मुझे आईडी ये पहले दी है उन्होंने। अब अपने नाम से भी आप आ सकते हो, ऐसे कोई मसला नहीं है, आप चेंज कर सकते हो। खैर, ओके सर जी। और का आंसर बताओ मुझे। व्हाट डज द ओनर्स इक्विटी कंसिस्ट ऑफ? कारोबार का मालिक, ओनर्स इक्विटी का मतलब होता है कैपिटल। इन चारों में से कैपिटल कौन सा बनती है, बताएं। द अमाउंट बी। बी आंसर, वेरी गुड। द अमाउंट ओड बाय द बिजनेस टू द ओनर, वो पैसा जो बिजनेस ने ओनर को वापस करना है, दैट इज बेसिकली कैपिटल। कैपिटल इज द अमाउंट विच द बिजनेस ओड टू द ओनर। ये वो पैसा है जो कारोबार के मालिक ने वापस करना है। किसको? कारोबार ने वापस करना है कारोबार के मालिक को। दैट इज कॉल्ड कैपिटल। मैंने आपको एक दफा बताया होगा, याद करें कि कैपिटल इज द अमाउंट ऑफ, कैपिटल इज अ टाइप ऑफ ए लोन which is given by the owner to the business on this condition that loan is supposed to be repaid back to the owner at some stage, maybe at the end of the business, लेकिन वापस आपको करना पड़ेगा। बी आंसर है 4 का। आगे चलते हैं। which entries did Sally make to record the following transaction? राशिद, a credit customer returned damaged goods। कौन सी एंट्रीज हैं जो सैली पास करेगा इस ट्रांजैक्शन के लिए? राशिद, अ क्रेडिट कस्टमर रिटर्न डैमेज गुड्स, हमें चीजें वापस आएंगी राशिद से। जी, क्या एंट्री होगी गनी, बताएं। देखिए, इसकी एंट्री होगी सेल्स रिटर्न टू राशिद। ठीक है जी, जी बिल्कुल सही, सेल्स रिटर्न टू राशिद, क्योंकि हम सेली हैं। तो याद रखिएगा, इस तरह की एंट्रीज में आपको सबसे पहले कंसीडर ये करना है कि हु वी आर सेली। सो फॉर सेली, राशिद इज ए कस्टमर, Rashid is a trade receivable, तो sales return to Rashid is going to be the entry, sales return debit, और Rashid आपका क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है जी, इसको आप चेक कर लें। और एक सेल्स रिटर्न टू राशिद इज द एंट्री। अब नंबर 6 देखते हैं जी। देखें, द फॉलोइंग अकाउंट अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ मैरी। अब यहाँ पे मैं इसको थोड़ा ऊपर कर रहा हूँ क्योंकि हम कौन है, याद रखिएगा, हम मैरी हैं। मैरी के लिए पॉल क्या है? पॉल ट्रेड रिसीवेबल है हमारा, हमने पॉल से पैसे लेने हैं। देखिए कैसे हैं। मैरी के लिए ब्रॉड डाउन डेबिट पे दिया हुआ है, तो फॉर मैरी पॉल इज हिज ट्रेड रिसीवेबल। मैरी के लिए पॉल उसका ट्रेड रिसीवेबल है। हमने शुरू में महीने के स्टार्ट में कितने पैसे लेने थे? 90 वाज सपोज्ड टू बी ओड बाय पॉल टू मैरी। देन वी हैव सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट ऑफ 150। फिर चीजें वापस जो है वो हमें आई हैं, फिर पैसे रिसीव हुए हमें डिस्काउंट के साथ, और बैलेंस कैरिड ऑन 125 आपका पड़ा हुआ है एंड पे। ऑन 1 अप्रैल पॉल ओड मैरी 90, दैट इज रॉन्ग। पॉल ओड मैरी 90, ए आंसर इज द करेक्ट आंसर, यस। यानी पॉल ने मैरी के पैसे देने हैं। हम कौन है? हम मैरी हैं, तो बात सही है। हमारे अकाउंट में, हमारी बुक्स में पॉल हमारा ट्रेड रिसीवेबल है, इसका मतलब है पॉल ने मैरी के पैसे देने हैं। ऑन 1 अप्रैल पॉल ओड मैरी 90, दैट इज गोइंग टू बी द राइट आंसर, राइट। तो ए हमारा आंसर है। अब बाकी आंसर क्यों सही नहीं है, लेट्स डिस्कस अबाउट दैट आल्सो, कि जी बाकी आंसर जो है, ओके, बाकी आंसर जो है वो हमें क्यों, हम उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, या वो क्यों नहीं इसके ऊपर जा रहे साथ इसके। ऑन 14 अप्रैल पॉल सोल्ड गुड्स 150 टू मैरी, ऐसा नहीं हुआ। 14 अप्रैल पर मैरी सोल्ड गुड्स 150 टू पॉल। फिर 21 अप्रैल को मैरी रिटर्न गुड्स 25 टू पॉल, ऐसा नहीं है, पॉल ने चीजें वापस की हमें। और 30 अप्रैल को मैरी ओड पॉल 125, नो, पॉल ओड मैरी 125 ऑन 30th अप्रैल। सो ए इज गोइंग टू बी द आंसर। नेक्स्ट देखते हैं जी, इन विच सेक्शन ऑफ जमीर्स लेजर वुड द फॉलोइंग अकाउंट्स बी मेंटेन्ड? द सेल्स अकाउंट, द अकाउंट ऑफ हरजीत, अ ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है जी, सेल्स अकाउंट किसमें जाएगा और हरजीत अकाउंट जो है वो किसमें आप रिकॉर्ड किया जाएगा, या किसमें आप उसको लिखेंगे, या किस में हम उसको रिकॉर्ड करेंगे? तो हम देखते हैं। देखें,
सबसे पहले इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने देखना होता है, जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके थे इस बात को, गनी आप समझते हैं अच्छे तरीके से और हसन आप भी, कि हम कौन है। वी हैव टू कंसिडर द अकाउंट्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ जमीर। जमीर के लेजर में जो सेल्स अकाउंट अपीयर हो रहा है, ये सेल्स अकाउंट किस बुक्स में लिखा जाएगा? दैट विल बी एंटर्ड इन which books? that will be entered in general ledger. सेल्स अकाउंट किस में जाएगा? जनरल लेजर में सेल्स अकाउंट लिखा जाएगा। बेटा लेजर्स 3 किस्म के होते हैं। सेल्स लेजर क्या बनाते हैं उसमें? टी अकाउंट ऑफ इंडिविजुअल कस्टमर। परचेज लेजर क्या बनाते हैं? टी अकाउंट ऑफ इंडिविजुअल सप्लायर। जनरल लेजर में क्या बनाते हैं मेहरीन? टी अकाउंट ऑल अदर टी अकाउंट्स। यानी सेल्स लेजर में बनाते हैं जिन लोगों को उधार पे चीजें बेची हैं उनके अकाउंट, परचेज लेजर में बनाते हैं जिनसे उधार पे चीजें खरीदी हैं उनके अकाउंट, एंड ऑल अदर टाइप्स ऑफ लेजर्स आर प्रिपेयर्ड इन जनरल लेजर। तो सेल्स अकाउंट। सर मुझे एक डाउट है। जी जी सर सेल लेजर, सर सेल एसएलसीए में नहीं आ सकता सर, सेल ही है ना? नहीं, मैं बताता हूँ बेटा, सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट भी जनरल लेजर में ही आता है, याद रखिएगा। एंड सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट इज एन ऑप्शनल, is an option given to the accountant कि आप सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं टू चेक द अरिथमेटिक एक्यूरेसी ऑफ लेजर बैलेंसेस। तो वो एक एक्स्ट्रा अकाउंट्स होते हैं जो हम बनाते हैं। तो सेल्स अकाउंट जनरल लेजर में आएगा, और अकाउंट ऑफ हरजीत जो है ट्रेड रिसीवेबल, यानी ये किसका अकाउंट है? कस्टमर का, ये किसमें आएगा? सेल्स लेजर में। तो हमारा आंसर है बी, नॉमिनल लेजर या सेल्स लेजर हमारा आंसर होगा, कि नॉमिनल लेजर में आएगा और सेल्स लेजर में आप उसको रिकॉर्ड जो है वो करेंगे। तो नॉमिनल लेजर में आप उसको रिकॉर्ड करेंगे और सेल्स लेजर में आप उसको रिकॉर्ड जो है वो लिखा जाएगा आपका नॉमिनल लेजर में और सेल्स लेजर में। आगे देखते हैं नेक्स्ट हम सेकंड, ये जो मैंने लिख दिया है इसको खत्म कर लें। 8 नंबर देखें जी। सू allows 2% cash discount to credit customer who settle their account within 20 days. Jan purchased goods list price 200 on 10th September. She returned these goods on 15 September. Which entry would Sue make on 15 September? बेटा रिटर्न की एंट्री पूछ रहा है वो। बेटा लिस्ट प्राइस क्या होती है? तो याद रखिएगा, लिस्ट प्राइस वो अमाउंट है जिस पर आप चीजें खरीदते हैं और उसमें ट्रेड डिस्काउंट आप माइनस कर देते हैं। लेकिन इस सवाल में बच्चों ने बहुत ज्यादा कंफ्यूज किया इस क्वेश्चन के अंदर। किसको बच्चों ने कंफ्यूज किया? ट्रेड डिस्काउंट को कैश डिस्काउंट से। बेटा ये जो आपको शो हो रहा है सवाल के ऊपर, ये कैश डिस्काउंट है, दिस इज नॉट ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट को हम टोटल में से माइनस कर देते हैं और कहीं भी शो नहीं करते, लेकिन इस क्वेश्चन में कैश डिस्काउंट की कोई ट्रीटमेंट नहीं करनी। शी रिटर्न द गुड्स ऑन 15 सितंबर, और 15 सितंबर की एंट्री हमारी क्या होगी? सिंपल, दैट इज सेल्स रिटर्न आपका हो जाएगा, और जैन जो है उसने परचेज की थी आपसे, वो आपका क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। कितने से? 200 से, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट सवाल में मौजूद नहीं है। सर 2% क्या है? दैट इज कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट इज गिवन एट द टाइम ऑफ पेमेंट। हम अभी पेमेंट नहीं कर रहे, तो उसमें कोई कैश डिस्काउंट नहीं आएगा, बिकॉज वी आर येट टू मेक द पेमेंट। वी हैव टू पास और वी हैव टू गो फॉर द आंसर ओनली फॉर द रिटर्न ऑफ गुड्स। तो आपने 200 की चीजें बेची थी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सू। जैन ने खरीदी थी, आपने बेची थी, आप सू हैं। वो कह रहा है विच एंट्री वुड सू मेक ऑन 15 सितंबर। तो चीजें सू को वापस आई हैं, दैट इज सेल्स रिटर्न जनरल 200। डी इज द राइट आंसर। बेटा 2% माइनस नहीं करेंगे, वो माइनस तब करते अगर हम पेमेंट कर रहे होते। ट्रेड डिस्काउंट क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, वरना मैं वो माइनस करता। जब वो मौजूद ही नहीं है तो माइनस मैं नहीं कर सकता, तो वो कहीं पर भी नहीं आएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट हम। A transaction was posted to the wrong side account of the same class. Which type of error was made? जरा गौर कीजिएगा इसके ऊपर। क्लास ऑफ अकाउंट सेम है, नाम गलत है, यानी अब्दुल्ला फर्नीचर की जगह हमने लिख दिया गनी मशीनरी। दोनों एसेट है लेकिन नाम फर्क है। मेरीन हमने क्या किया? हमने रेंट एक्सपेंस की जगह लिख दिया सैलरीज एक्सपेंस। नाम फर्क है लेकिन क्लास ऑफ अकाउंट सेम है, दोनों एक्सपेंस हैं। हमने लिख दिया ए की जगह बी सारिया, तो ए की जगह बी लिखेंगे आप, तो क्लास ऑफ अकाउंट सेम है। इसे कहते हैं एरर ऑफ कमीशन। तो ए आंसर है इसका।
A is the answer, that is error of commission. The class of account same हो लेकिन अकाउंट गलत हो तो सर बाकी कौन से हैं? एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री का मतलब है अमाउंट की गलती हुई है, अमाउंट गलत लिखी है। एरर ऑफ प्रिंसिपल का मतलब है एसेट की जगह एक्सपेंस लिख दिया, एक्सपेंस की जगह एसेट लिख दिया। और रिवर्सल का मतलब है पूरी एंट्री उलट पास कर दी है। तो 9 का आंसर क्या है? ए। मोटर व्हीकल एक्सपेंस 50 वर इनकरेक्टली डेबिटेड टू द मोटर व्हीकल अकाउंट विद जनरल एंट्री करेक्ट दिस एरर। मैं करके दिखा रहा हूँ, वैसे तो जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी मैं करके दिखा रहा हूँ आपको कि आपको इसका पता होना चाहिए कि हमने किस तरीके से एंट्री जो है वो पास की है। तो देखिए इसकी एंट्री हमने क्या पास करनी थी, एक मिनट थोड़ा इसको ऊपर कर दूं मैं। आपने करनी थी मोटर व्हीकल एक्सपेंस को डेबिट करना था, आपने मोटर व्हीकल को डेबिट कर दिया, यानी आपने डेबिट करना था व्हीकल एक्सपेंस को, आपने डेबिट कर दिया मोटर व्हीकल को। मोटर व्हीकल को क्या कर देंगे बेटा, हम क्रेडिट कर देंगे। मोटर व्हीकल हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। और डेबिट आपका क्या हो जाएगा जी? जी बिल्कुल व्हीकल एक्सपेंस। बेटा सबसे पहले गलती को दूर करेंगे। आपने क्या किया, मोटर व्हीकल को गलत डेबिट किया है, मोटर व्हीकल को क्रेडिट कर देंगे, व्हीकल एक्सपेंस को रिकॉर्ड नहीं किया, उसे रिकॉर्ड कर लेंगे। एंट्री होगी व्हीकल एक्सपेंस टू मोटर व्हीकल। देखिए यहाँ पे कोई एंट्री है ऐसी, ये मोटर व्हीकल एक्सपेंस टू मोटर व्हीकल, सस्पेंस इस एंट्री में नहीं आएगा। तो आपको कैसे पता चला? बेटा मुझे पता नहीं चला, मुझे एंट्री पास करने के बाद पता चला। you will be able to know about this after passing the entry। तो एंट्री पास करने के बाद ही आपको पता कर चल सकता है। ठीक है जी। तो मोटर व्हीकल एक्सपेंस 50 था, हमने डेबिट कर दिया मोटर व्हीकल अकाउंट को। तो मोटर व्हीकल को हमने गलत डेबिट किया, उसे क्रेडिट कर देंगे, एक्सपेंस को डेबिट कर देंगे। तो एंट्री ए आंसर बनेगा, मोटर व्हीकल एक्सपेंस टू मोटर व्हीकल। ए आंसर है जी। कुछ कह रहा था? क्वेश्चन है तो बताएं, अदरवाइज मैं आगे चलूं। ये 10 एमसीक्यूज हमने किया है और इसका ए आंसर है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कौन सा एक्सपेंस है बेटा, तो इसे हम कहते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। यही प्रिंसिपल एरर। जी जी सर समझ नहीं आई, दोबारा समझा दें। हाँ जी जरूर। देखिए सर रेक्टिफिकेशन, दोबारा समझा दें वाला। जी बेटा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के अंदर हमारा क्या होता है कि बेटा एक्सपेंस को हम डेबिट करते हैं तो आपको पता ही है। तो आपने मोटर व्हीकल एक्सपेंस को डेबिट साइड पे लिखना था, लेकिन आपने गलती से मोटर व्हीकल एक्सपेंस को डेबिट पे लिखने की बजाय आपने मोटर व्हीकल को डेबिट कर दिया। अब याद रखिएगा मोटर व्हीकल एक नॉन करंट एसेट है, जबकि व्हीकल एक्सपेंस जो है वो तो एक्सपेंसेस होते हैं। आपने एक्सपेंस की जगह एसेट लिख दिया। अब मोटर व्हीकल को क्रेडिट कर देंगे क्योंकि आपने मोटर व्हीकल को गलत डेबिट किया है। सर कैसे क्रेडिट कर देंगे? जो हमारा पहला वाला आंसर है उससे आप क्रेडिट करेंगे। ये हमारा आंसर है। असल में मोटर व्हीकल को क्रेडिट कर दिया आपने क्योंकि गलत डेबिट किया था, और व्हीकल एक्सपेंस को आपने डेबिट नहीं किया था, उसको आप डेबिट कर देंगे। तो मोटर व्हीकल एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा और मोटर व्हीकल क्रेडिट हो जाएगा 50 से, और ए इसका आंसर आ जाएगा। एंड द एंट्री विल बी विच इज द रेक्टिफाइंग एंट्री टू करेक्ट द एरर व्हीकल एक्सपेंस टू मोटर व्हीकल। ये एंट्री पास हो जाएगी। ओके जी सर। आगे चलते हैं। इसमें अब हम मजीद 11 को देखते हैं। हम कहते हैं जी केट कैलकुलेटेड हर ड्राफ्ट प्रॉफिट फॉर द ईयर 28,400। थोड़ा सा टेक्निकल है। शी लेटर डिस्कवर्ड द फॉलोइंग एरर्स। रेंट प्रीपेड बाय केट वाज अंडरस्टेटेड बाय 1,000 एंड क्लोजिंग इन्वेंटरी वाज अंडरस्टेटेड बाय 1,500। व्हाट वाज द करेक्ट प्रॉफिट फॉर द ईयर? करेक्ट प्रॉफिट हमारा क्या होगा बेटा? याद रखिएगा करेक्शन ऑफ एरर के लिए मेरीन हमें रेक्टिफाई एंट्री पास करनी पड़ती है, अदरवाइज आप करेक्शन ऑफ प्रॉफिट सारी कर ही नहीं सकते। तो आपको एंट्री पास करनी पड़ेगी। तो पहली एंट्री क्या पास करनी थी आपने एक प्रीपेड एक्सपेंस को नहीं लिखा था, तो हम क्या करेंगे, आसान प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट हो जाएंगे और रेंट एक्सपेंस क्या हो जाएगा हमारा, क्रेडिट हो जाएगा। ये प्रीपेड एक्सपेंस को रिकॉर्ड करने की एंट्री है। सर कैसे? क्योंकि रेंट एक्सपेंस में से आपने माइनस कर देना है, रेंट एक्सपेंस डिक्रीज करके, और प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा एज एसेट। ये एंट्री आपने किस अमाउंट से पास की है? 1,000 से। दूसरी एंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री वाज अंडरस्टेटेड बाय 1,500। क्लोजिंग इन्वेंट्री को आपने क्या लिखा है, कम लिखा है, कितने से? 1,500 से। उसकी एंट्री क्या पास करेंगे? क्लोजिंग इन्वेंट्री को डेबिट कर देंगे और कॉस्ट ऑफ सेल्स को क्रेडिट कर देंगे, कितने से? 1,500 से। एंट्री होगी क्लोजिंग इन्वेंट्री डेबिट। क्यों सर? क्योंकि क्लोजिंग इन्वेंट्री आपका एसेट होता है, आपने एसेट को कम लिखा है,
तो आप क्लोजिंग इन्वेंट्री को मजीद डेबिट कर देंगे बिकॉज इट इज योर करंट एसेट। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री डेबिट कर देंगे और कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट कर देंगे। अब जब करेक्ट प्रॉफिट निकालते हैं तो हम कैसे निकालते हैं, दोबारा से लॉजिक बता रहा हूं, लिखना है तो लिख सकते हैं आप। कोई भी रेक्टिफाई एंट्री के अंदर कोई भी इनकम स्टेटमेंट का अकाउंट अगर क्रेडिट हो रहा है तो उससे प्रॉफिट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और कोई भी इनकम स्टेटमेंट का अकाउंट अगर डेबिट हो रहा है तो उससे प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आई रिपीट अगेन, फ्रैक्शन ऑफ प्रॉफिट के अंदर हम क्या करते हैं, रेक्टिफाई एंट्री जो आप पास करते हैं, यानी जो एंट्री आपने पास नहीं की उसको जो आप ठीक करते हैं, अगर कोई उसमें इनकम स्टेटमेंट का अकाउंट है और वो क्रेडिट हो रहा है उतने से प्रॉफिट बढ़ जाएगा, और अगर इनकम स्टेटमेंट का अकाउंट डेबिट हो रहा है तो उतने से प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो 1000 रेंट एक्सपेंस क्रेडिट हो रहा है, प्रॉफिट क्या हो जाएगा बेटा, बढ़ जाएगा। कॉस्ट ऑफ सेल्स भी क्रेडिट हो रही तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो क्या करेंगे, 28,400 प्लस। सर डी आंसर है, पर सर मुझे समझ नहीं, पहले वाली एंट्री से समझा सकते हैं, प्रीपेड टू रेंट एक्सपेंस। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका आंसर क्या आ रहा है, 30,900 इज द आंसर, डी आंसर है हमारा इसका। ठीक है, अब बात करते हैं एंट्री के हवाले से। पहली एंट्री है रेंट प्रीपेड बाय केट वाज अंडरस्टेटेड बाय 1000। इसका मतलब है आपने प्रीपेड रेंट नहीं लिखा, प्रीपेड रेंट रिकॉर्ड नहीं किया। अब प्रीपेड रेंट के इफेक्ट क्या होते हैं, एक तो रेंट एक्सपेंस में से माइनस कर देते हैं, इसका मतलब एक्सपेंस कम हो जाता है तो एक्सपेंस को आपको क्रेडिट करना पड़ेगा। दूसरा इफेक्ट क्या होता है, करंट एसेट होता है आपका, तो प्रीपेड एक्सपेंस को डेबिट करेंगे बिकॉज इट इज ए करंट एसेट। तो प्रीपेड रेंट की एंट्री क्या बनेगी, प्रीपेड रेंट एक्सपेंस डेबिट और रेंट एक्सपेंस क्रेडिट। एक्सपेंस डिक्रीज कर रहे हैं और आपका करंट एसेट इंक्रीज कर रहा है। अब करेक्शन ऑफ प्रॉफिट के अंदर प्रॉफिट पर इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, प्रॉफिट पे उन चीजों का इफेक्ट पड़ता है जिस एंट्री में इनकम स्टेटमेंट का अकाउंट आ रहा हो। तो इनकम स्टेटमेंट का अकाउंट तो सिर्फ पहली एंट्री में रेंट एक्सपेंस है जी, रेंट एक्सपेंस क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है तो प्रॉफिट उतने से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। दूसरी एंट्री में भी कॉस्ट ऑफ सेल्स इनकम स्टेटमेंट का ही अकाउंट है। एक बच्चे ने मुझसे सवाल किया कि सर क्लोजिंग इन्वेंट्री भी तो इनकम स्टेटमेंट का अकाउंट है। नहीं, क्लोजिंग इन्वेंट्री कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर रिकॉर्ड की जाती है, जबकि क्लोजिंग इन्वेंट्री जो मैंने अभी एंट्री में लिखी हुई है ये करंट एसेट के तौर पर मैं शो कर रहा हूं जो बैलेंस शीट में लिखी जाती है। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री कम लिखने का मतलब ये है कि आपको क्लोजिंग इन्वेंट्री को डेबिट करना पड़ेगा। योर करंट एसेट विल इंक्रीज बाय 1500 एंड योर कॉस्ट ऑफ सेल्स विल बी डिक्रीज बाय 1500। तो दोनों एंट्रीज में इनकम स्टेटमेंट के अकाउंट क्रेडिट हो रहे हैं, लिहाजा दोनों से आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो इसका आंसर डी होगा 30,900। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं जी अब 12 को। अ ट्रेडर बैंक स्टेटमेंट शोड ए क्रेडिट बैलेंस ऑफ 2940। द फॉलोइंग आइटम्स हैड नॉट बीन एंटर्ड इन द कैश बुक। व्हाट वाज द डेबिट बैलेंस इन द कैश बुक बिफोर इट वाज अपडेटेड। कहता है डेबिट बैलेंस बताएं कैश बुक का उसकी अपडेटेड होने से पहले। ठीक है जी, तो ट्रेडर का बैंक स्टेटमेंट का क्रेडिट बैलेंस आपको दिया हुआ है। देखिए मैं आपको समझाता हूँ, बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये भी एमसीक्यूज है और डेफिनेटली ये मुश्किल भी है, तो इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा हमें। जरा गौर करते हैं इस पे। देखिए अगर आपको बैंक स्टेटमेंट का क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है उसका मतलब है कि कैश बुक का कौन सा बैलेंस होगा, डेबिट बैलेंस। इसका मतलब है कैश बुक का कैरेट डाउन बैलेंस जो हमारा बनेगा वो कितना होगा, वो है 2940। ये बनेगा आपका कैश बुक का बैलेंस जो कि आपने रिकॉर्ड करना है या इसके अंदर आपने जो है वो लिखना है। बेटा वो ब्रॉड डाउन बैलेंस मांग रहा है। अब बैंक इंटरेस्ट रिसीव्ड कहाँ पे आएगा जी, बैंक इंटरेस्ट रिसीव हुआ था लेकिन आपने अभी तक कैश बुक डेबिट साइड पे रिकॉर्ड नहीं किया हुआ, तो 70 यहाँ लिखा आएगा। क्रेडिट ट्रांसफर हुआ था लेकिन आपने डेबिट साइड पर कैश बुक के नहीं लिखा हुआ। 2940 में से आप ये दोनों अमाउंट जो है वो माइनस कर देंगे तो आपका ये ब्रॉड डाउन बैलेंस जो है वो कैश बुक का आ जाएगा। रिवर्स जाएंगे आप बेसिकली, यानी कि ये बैलेंस भी 2940 का ही है, ये वाला टोटल भी 2940 है एंड हियर आल्सो टोटल इज 2940। और फिर मैं रिवर्स गया हूं तो मैं इसका सॉल्व कर सकता हूं, यानी 2940 माइनस 70 और माइनस 280, so the answer is 2590। तो A is going to be the answer 2590। ये हमने सॉल्व कर लिया। तो ब्रॉड डाउन बैलेंस कैश बुक का क्या होगा, 2590 इज द ब्रॉड डाउन बैलेंस ऑफ द कैश बुक, जो मैंने रिवर्स जाके निकाला है। सर समझ नहीं आई, ये देखिए बेटा दोबारा समझाता हूँ। जब BRS हम बनाते हैं तो हम कैसे बनाते हैं बताएं।
बनाते हैं बैलेंस सर एड अनक्रेडिटेड, अच्छा जी balance as per- बैलेंस एज पर कैश बुक, पता नहीं क्या है इसमें, हम क्या कर देते हैं एड नॉट प्रेजेंटेड और एस कर देते हैं नॉट क्रेडिट, और आपका जो आंसर है ना बेटा वो आ जाता है हमारा बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, वो है 2940। अब क्वेश्चन में एनपीएनसी नहीं दिए, इसका मतलब है जो बैलेंस बैंक स्टेटमेंट क्रेडिट है वही बैलेंस कैश बुक का आंसर है, यानी सेम होता है वो। तो कैश बुक का बैलेंस भी फिर क्या होगा, जो होगा एंडिंग हमारा 2940। ये 2940 जो मैंने यहां पर लिखा, इस बैलेंस को, क्योंकि ये बैलेंस को मैंने कहा यूज किया यहाँ पे, और यहाँ पे यूज करके दोबारा रिवर्स किया, तो मैंने निकाला ब्रॉड डाउन बैलेंस कैश बुक का, जो उसने क्वेश्चन में पूछा हुआ था। दोबारा देखें क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, देखें दोबारा क्या लिखा हुआ है, व्हाट वाज द डेबिट बैलेंस इन द कैश बुक बिफोर इट वाज अपडेटेड। कैश बुक का बैलेंस बताएं अपडेट होने से पहले, यानी स्टार्टिंग बैलेंस, वो आपका आएगा 2590। दिस इज अ वेरी टिपिकल एमसीक्यूज। अब सवाल उठता है कि लेकिन सर आपने पहले बैंक स्टेटमेंट से स्टार्ट करके कैश बुक का तो बैलेंस ऊपर वाला निकाला ही नहीं, वो तो आपने सेम लिख दिया क्योंकि एनपीएनसी थे ही नहीं। जब एनपीएनसी थे ही नहीं तो जो बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस है वही कैश बुक का बैलेंस है। अब बैंक स्टेटमेंट का क्रेडिट है तो जारी बात आसान, कैश बुक का डेबिट होगा ऑब्वियसली। अब कैश बुक का डेबिट बैलेंस का मतलब क्या है कि कैश बुक में कहाँ लिखेंगे, कैरेट डाउन लिखेंगे क्रेडिट साइड पर, और वहां से रिवर्स जाके 2590 आपने 280 और 70 माइनस करके सॉल्व कर लिया। ओके हो गया जी, आगे चलते हैं हम। सर एक कंफ्यूजन फिर है जी जी सर, क्रेडिट ट्रांसफर तो सर हमारा वो क्रेडिट नहीं होता कि हम पैसे दे रहे हैं रादर देन रिसीविंग। क्रेडिट ट्रांसफर, सर 280 सर हमने शायद पैसे उधर दिए, मतलब ट्रांसफर किया नहीं नहीं हमारे नहीं नहीं ऑनलाइन। नहीं नहीं नहीं, ये मतलब नहीं है। क्रेडिट ट्रांसफर का मतलब यहाँ पे ये है मरीन के पैसे आपके अकाउंट में आए हैं, इसका मतलब है कि पैसे आपके फरीद अकाउंट में आए हैं। तो क्रेडिट ट्रांसफर कैश बुक की डेबिट साइड पर ही रिकॉर्ड होने हैं, यानी इसका मतलब पर ये। सर हमें पता कैसे चलेगा एग्जाम के अंदर, अभी तो सर आपने बता दिया उधर जनरली बताता हूँ, तो बता यही जी, कंसीडर। मैं बताता हूँ ये क्या लिखा हुआ है, फॉलोइंग फॉलोइंग आइटम्स हैव नॉट बीन एंटर्ड इन द एंटर्ड इन कैश। द कैश बुक। इसका मतलब है क्रेडिट ट्रांसफर बैंक में हमारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो गए लेकिन हमने कैश बुक डेबिट साइड पर रिकॉर्ड नहीं किए। ओके जी सर ओके। हाँ जी, क्रेडिट ट्रांसफर का मतलब यही होता है कि बैंक में पैसे आ गए हैं लेकिन हमने अभी तक कैश बुक डेबिट साइड पर रिकॉर्ड नहीं किया है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग ए सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट? टू आइडेंटिफाई रिकवरेबल डेट्स, टू मेक फ्रॉड मोर डिफिकल्ट, टू प्रोवाइड द टोटल ओड टू ट्रेड पेबल्स, टू शो द टोटल ऑफ कैश एंड क्रेडिट सेल्स। इसका आंसर क्या है जी? टू प्रोवाइड द टोटल ओड टू ट्रेड, सी, सी इज द आंसर। टू मेक फ्रॉड मोर डिफिकल्ट के लिए नहीं होता, आइडेंटिफाई करने के लिए होता है। SLC is prepared to check the arithmetic accuracy of ledger balances. It is prepared to find total trade payables and total trade receivables. It is prepared to find, identify errors and frauds. ठीक है जी। George is preparing his purchase ledger control account. Which information would be obtained from his general journal? जनरल जर्नल में कौन सी इंफॉर्मेशन मिलेगी? गुड्स रिटर्न टू क्रेडिट सप्लायर्स कहां से मिलेगी? परचेज रिटर्न जनरल से। इनरिकवरेबल डेट्स कहां से मिलेगी? जनरल जर्नल से। रिफंड रिसीव फ्रॉम क्रेडिट सप्लायर्स कहां से मिलेगी? कैश बुक से। कॉन्ट्रा एंट्रीज विद द सेल लेजर कहां से मिलेगी? जनरल जर्नल से। तो 14 का आंसर क्या है? ए। कॉन्ट्रा एंट्रीज जो है वो आप पास करेंगे और वो आपको कहां से मिलेगी? जनरल जर्नल से। और याद रखिए कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है? एक ही बंदा जो हमारा ट्रेड पेबल भी है और हमारा ट्रेड रिसीवेबल भी है उसे हम क्या कर लेते हैं? कैंसिल आउट कर लेते हैं। उसकी एंट्री क्या बनती है? ट्रेड पेबल डेबिट और ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट, हम उसे कैंसिल कर देते हैं। आगे चलते हैं हम 15 पे। A trader debited the cost of repairing office equipment to the office equipment account. How did this error affect the financial statement? आपने एक्सपेंस को नॉन करंट एसेट लिख दिया है, एक्सपेंस को नॉन करंट एसेट लिख दिया है। जब मेरीन आप एक्सपेंस में नहीं लिखोगी किसी चीज को तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा, प्रॉफिट ओवरस्टेट कर जाएगा आपका। और आपने एक एक्सपेंस को नॉन करंट एसेट लिख दिया है ज्यादा, तो नॉन करंट एसेट भी ओवरस्टेट कर जाएगा। इसका आंसर है ए। ए आंसर क्यों है? क्योंकि जब आपने एक्सपेंस नहीं लिखा तो एक्सपेंस कम हो गया और प्रॉफिट ज्यादा हो गया, तो प्रॉफिट ओवरस्टेट कर गया। और आपने उसको लिख दिया एसेट गलत, तो एसेट भी ओवरस्टेट हो जाएगा। तो ए आंसर है 15 का, ओवरस्टेटेड ओवरस्टेटेड।
राशिद प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एट 31 दिसंबर, मशीनरी एट कॉस्ट दी हुई है आपको, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी भी दी हुई है आपको। क्वेश्चन में वो आपको क्या कह रहे हैं, depreciation for the year is calculated at 20% on cost. After the statement of financial position was prepared, it was found that the machinery repair costing 2,000 has been debited to machinery account. What is the correct balance on the provision for depreciation of machinery account? इसको सॉल्व करके समझाऊंगा आपको। देखिए आपने गलती क्या की थी कि आपने मशीनरी रिपेयर को लिख दिया, डेबिट कर दिया मशीनरी में। इसका मतलब है आपकी मशीनरी बेटा कितनी थी 50,000 की, और गलती से आपने एक रिपेयर थी 2,000 की जो आपने उसके अंदर ऐड कर दी। इसी तरह इस 2,000 की जो आपने रिपेयर गलती से मशीनरी में ऐड कर दी, आपने इसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी रिकॉर्ड कर दी हुई है, कितने परसेंट 20%। तो 400 की डेप्रिसिएशन आपने ज्यादा रिकॉर्ड कर दी हुई है, किसके अंदर, इसके अंदर। तो 23,000 में से आप डेप्रिसिएशन जो ज्यादा रिकॉर्ड कर दी हुई वो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो आपकी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस करेक्ट हो जाएगा, विच इज 22,600। तो बी आंसर है इसका। एंड आई विल रिपीट इट अगेन। आपने क्या किया कि मशीनरी में 2,000 ज्यादा ऐड कर दिया जो बेसिकली मशीनरी की कॉस्ट नहीं थी। क्या करेंगे बेटा, मशीनरी थी 50,000 की, आपने 2,000 एक्स्ट्रा ऐड कर दिया जो बेसिकली हमारा क्या था, एक्सपेंस था। उस 2,000 पर आपने गलती से डेप्रिसिएशन भी रिकॉर्ड कर ली, क्योंकि नॉन करंट एसेट में लिखा तो डेप्रिसिएशन भी चार्ज कर दी। तो 2,000 का 20% निकालें, 400 आपने डेप्रिसिएशन में ज्यादा ऐड कर दिया, और डेप्रिसिएशन कितनी शो हो रही है 23,000, जिसमें 400 ज्यादा ऐड है, वो आपको माइनस करना पड़ेगा। तो वो आपका आ जाएगा 22,600 इज गोइंग टू बी द राइट आंसर फॉर दिस स्टेटमेंट। आगे देखते हैं, अ मशीन विच कॉस्ट 32,000 वाज सोल्ड फॉर 14,000, और 14,000 जो आपने सोल्ड किया, द टोटल डेप्रिसिएशन एट दैट डेट ऑफ डिस्पोजल वो कितनी है 15,000 है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं आसानी के साथ। वो कैसे कि 32,000 माइनस कर देंगे इसमें से आप 15,000 जो डेप्रिसिएशन हुई है अब तक, बाकी आपका कितना बच जाएगा 17,000 आपका एसेट है, बेचा आपने कितने का है 14,000 का। तो आपको क्या हो गया बेटा, लॉस हो गया, आपको 3,000 का आपको लॉस हो गया। कैसे, आपका एसेट था 32,000 का, लेकिन उस पर डेप्रिसिएशन कितनी हो चुकी है अब तक 15,000 की। तो 32,000 माइनस 15,000, एसेट आपका रहेगा 17,000 का, बेचा आपने 14,000 का है, 3,000 का आपका लॉस हो गया। बी इज द राइट आंसर, 17 का बी आंसर है कि आपका लॉस हो गया कितने का 3,000 का आपको लॉस हो गया। 18 को देखते हैं हम, बीना मेंटेन्स ए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ऑफ 3% ऑफ द ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर। ऑन 1 सितंबर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वाज 900, ठीक है जी। और वो कहता है कि आपने अकाउंट क्या बताना है, 31 अगस्त द ट्रेड रिसीवेबल वाज 42,800, विद जनरल एंट्री डिड बीना मेक ऑन 31 अगस्त। प्रोविजन की आप क्या एंट्री पास करेंगे, ये आपने करके बतानी है। तो सबसे पहले तो बेटा मैं क्या बना रहा हूँ यहाँ पे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का अकाउंट बना रहा हूँ। सबसे पहले आपका यहाँ पे आ जाएगा जी ब्रॉट डाउन, कितना आ जाएगा जी आपका 900, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे आपकी आ जाएगी जी इनकम स्टेटमेंट की फिगर, जितना आप इंक्रीज कर रहे हैं डिक्रीज भी हो सकता है, इसलिए मैं यहाँ नहीं लिखूंगा। आप क्या करते हैं, प्रोविजन की कैलकुलेशन करते हैं मेरीन। 42,800 आसान हमारा सर 1284 आ रही है, ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, उसके ऊपर हम निकालते हैं कितने परसेंट, 3% इज द प्रोविजन, ये आएगी 1284, राइट। 84 मैं निकाल लेता हूँ फिर भी 1284। हमारे पास कितनी पड़ी हुई है 900, तो कितने से प्रोविजन हमें और इंक्रीज करनी पड़ेगी, यानी योर कैरिड डाउन सर 384 डाउटफुल डेट्स अकाउंट इज 1284। तो you will increase the provision with the name income statement and that is going to be 384। तो एंट्रीज की क्या होगी, मैं एंट्री भी पास करके दिखा देता हूँ। इनकम स्टेटमेंट डेबिट हो जाएगा और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो है वो क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि प्रोविजन आपकी इंक्रीज कर रही है कितने से 384 से। तो कौन सी एंट्री होगी आपकी, ए आंसर है, इनकम स्टेटमेंट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो ए इज गोइंग टू बी द आंसर, इनकम स्टेटमेंट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। आगे चलते हैं नेक्स्ट हम 19 के ऊपर। बेटा याद रखिएगा, इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर इज लेस। आई रिपीट अगेन, इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर इज लेस। तो जी में दोनों में से जो कम है ना, कॉस्ट पर यूनिट और एनआरवी, दोनों में से जो कम है उस पे लेना है आपने। इट वाज फाउंड दैट 100 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट जी वर डैमेज्ड। तो बेटा 100 यूनिट्स प्रोडक्ट जी के तो डैमेज हो गए ना, वो तो गए,
इसका मतलब है प्रोडक्ट जी के कितने यूनिट्स आपके पास पड़े हुए 900, और कौन सी अमाउंट लेंगे कम वाली, वो कितनी है 2, तो आपकी अमाउंट कितनी आ जाएगी 1800। इसी तरह जो 800 वाले पड़े हुए हैं उन दोनों में से कौन सी अमाउंट लेंगे कम वाली, 800 मल्टीप्लाई बाय 1.2, वो कितनी आ जाएगी 960। दोनों को ऐड कर ले, आपके पास आंसर आ जाएगा निम्रा की इन्वेंट्री का 1800 प्लस 960। ओहो, सो द आंसर इज 2760। तो ए आंसर है आपका 2760। मैं रिपीट कर रहा हूं इसको, दोबारा से गौर से सुने। इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस, दोनों में से जो कम होता है उस पर रिकॉर्ड करते हैं। कॉस्ट कितनी है 2, एनआरवी कितनी है 2.5, दोनों में से कम कौन सा है 2, तो क्या करेंगे 900 इंटू 2 1800 आ जाएगा। सर 100 कहाँ गए, 100 वो कह रहा है तबाह हो गए, खराब हो गए, डैमेज हो गए, एंड वर अनसेलेबल, तो वो तो 0 हो गए ना। 800 को किस पे करेंगे, दोनों में से कम कौन सा है 1.2, 960 आ गया, 1800 प्लस 960, तो योर टोटल वैल्यू ऑफ द इन्वेंट्री इज 2760। दैट इज गोइंग टू बी योर आंसर। और आंसर आपका क्या होगा, जो कि मैंने आपको बता दिया है, 2760 ए आंसर है। What is not a service business? Hairdresser, saloon, accountants, practices, supermarket, computer repair shop. What is not a service business? Hairdresser service business है, accountants practice service business है, computer repair shop service business है, supermarket service business नहीं है। तो सुपरमार्केट हमारा आंसर है, क्योंकि सुपरमार्केट में आप जाके चीजें खरीदते और बेचते हैं, वहां पे बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स हो रही है। तो सुपरमार्केट हमारा सर्विस बिजनेस नहीं है, ट्रेडिंग बिजनेस है। बाकी तीनों हमारे सर्विस बिजनेस है। तो यहां तक अभी 20 तक हम सॉल्व करेंगे। कल से हम 7 बजे क्लास होगी एक हमारी, और साथ ही हमारी एक और क्लास